ठीक है, 140 सीट। और एनडीए को मिलती है आपका 138 सीट। एनडीए मतलब बीजेपी की सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं, और कांग्रेस को 140। साथ में कांग्रेस के जो सहायक दल हैं उनको भी मिल जाती हैं आपका 140 सीट जो सहायक हैं। यानी कि कुल मिला के इंडिया गठबंधन के पास कितनी सीट हो जाती है जरा बताएं। आप कहेंगे इनके पास हो जाती 280 सीट। तो ये तो बहुमत की स्थिति हो गई, ये तो बहुमत मिल रहा है इंडिया गठबंधन को साफ साफ। दूसरी स्थिति पर विचार करें, ऐसा हो जाता कि इनके जो सहयोगी दल हैं उनको मिलती 130 सीट। कितनी सीट मिलती? 130 सीट। ठीक है, तो यहां पर क्या इनको मेजोरिटी मिली? तो आप कहेंगे अगर इनको मेजोरिटी नहीं मिली है तो फिर किसको मिली होगी? सीधी सी बात है, इसको मिली होगी मेजोरिटी फिर। भाई क्लियर है ना? फिर इनको कितनी बाकी की सीटें किसको मिली होंगी? इस गठबंधन को मिली होंगी, एनडीए को। अब एक स्थिति ऐसी विचार करके देखो कि एक अन्य भी तो होते हैं। क्या ये जरूरी है कि सभी जो दल हैं वो इंडिया के साथ हों, या सभी दल ये जरूरी है कि एनडीए के साथ हों? कुछ अन्य भी हो सकते हैं, हाँ या ना? तो आप कहेंगे अन्य भी हो सकते हैं। और एक ऐसी स्थिति पर विचार करो जब मेजोरिटी किसी गठबंधन को या किसी पार्टी को नहीं मिली है, पार्टी को भी नहीं, गठबंधन को भी नहीं, तब प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये विशेष बात हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है ऐसा या नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। तो तब क्या होगा आपका, यदि किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो, लिखना इस बात को, यदि किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो, बहुमत प्राप्त ना हो, तब क्या होगा? प्राप्त ना हो, इफ नो पार्टी हैज द मेजोरिटी, उस स्थिति में क्या होगा? बड़ी पार्टी के नेता को पीएम नियुक्त किया जाएगा, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी, बेशक बहुमत ना हो। बड़ी पार्टी के नेता को पीएम नियुक्त कर दिया जाएगा, बेशक बहुमत नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर बहुमत नहीं है तब स्थिति की बात कर रहे हैं हम। बड़ी पार्टी के नियम पीएम, बड़ी पार्टी के नेता को पीएम नियुक्त कर दिया जाएगा। बड़ी पार्टी का नेता से मतलब क्या हो गया? द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी, जिसके पास सबसे ज्यादा सीट है। लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी, ये क्या बात हुई हुई है? फिर बहुमत की बात ही कहाँ रह गई? अगर सबसे बड़ी मान के चलो कि 272 सीट भी नहीं है, तो तब भी क्या पीएम नियुक्त कर दिया जाएगा? हाँ, तब भी पीएम नियुक्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति साहब इसको अपने स्वयं जो विशेषाधिकार है उससे इसको नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है? बहुमत की बात कहाँ पर आएगी कि 30 दिन में बहुमत सिद्ध करना होगा। इस बात को नोट कर लेना, नोट बना के स्पेशल, 30 दिन में बहुमत उनको सिद्ध करना हो। यानी अब जोड़ घटा के कैसे भी करके अब लोगों को अपने साथ मिलाओ, अपनी सरकार में उनको शामिल करो, मंत्री पद का लालच दो, बहुमत सिद्ध करना होगा। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए है कि भाई बार बार चुनाव कराने से बचाया जा सके। मस्ट प्रूव द मेजोरिटी विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज। बात क्लियर है? ऐसा प्रावधान क्यों किया गया? क्योंकि बार बार ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, चुनावों में कितना खर्चा होता है, और उस खर्चे से बचा जा सके। ऐसा नहीं है कि बहुमत नहीं मिला तो फिर चुनाव करवा दो 2 महीने बाद, फिर से बहुमत नहीं मिला किसी को तो फिर चुनाव करवा दो, फिर चुनाव करवा दो। तो यहीं पर फिर गठजोड़ की राजनीति काम आती है कि भाई किसी तरह से किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने का लालच दे करके अपनी तरफ किया जाए, या अन्य तरीके से कुछ भी सरकार करे, कैसे भी जोड़ घटा के सरकार को बना ले। बार बार चुनाव के लिए ना जनता की भागीदारी हो, और जनता भी ना ऐसा हो कि उसकी जो रुचि है वो घट जाए एकदम से राजनीति को लेकर के, वोट देने को लेकर के, और सरकार का जो खर्चा है वो भी ना हो। अगर 30 दिन बाद ऐसा हो गया कि मेजोरिटी प्रूव नहीं हो पाई, तब क्या होगा? तब तो चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। री इलेक्शन कब से होंगे? क्या अगर तब भी बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया 30 दिन बाद भी, तो फिर क्या होगा? फिर तो कोई स्थिति ही नहीं बची, अब तो कोई विकल्प ही नहीं बचा है, तो अब तो चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? एक बार थम्स अप करें, आगे चलें। ऐसा कभी नहीं हुआ, आगे आएंगे। तो बड़ी पार्टी के नेता को क्या बोलेंगे? पीएम नियुक्त किया जाएगा। इतनी छोटी सी बात मैंने आपको बताई। अब देखो यहां पर किसी पार्टी को जो बहुमत प्राप्त ना हो, ये स्थिति हो गई, और साथ में प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई। अब नियुक्ति हो गई, अब मान के चलो प्रधानमंत्री बन गए। एक स्थिति तो यह है कि चुनाव दोबारा हो, लेकिन एक स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए, तो इनकी शपथ या ओथ कौन कराएगा? याद रख लेना, पीएम की जो शपथ होती है
पीएम की जो शपथ या ओथ होती है वो कौन कराते हैं? राष्ट्रपति कराते हैं। राष्ट्रपति बाय प्रेसिडेंट होगी। दूसरी एक बात करेंगे, पीएम की शपथ तो हो गई, लेकिन पीएम के लिए कंडीशन क्या है? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री को सांसद होना चाहिए। सांसद होने का क्या मतलब होता है? प्रधानमंत्री संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं है, किसी सदन का मतलब हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने में, क्या बोलोगे? 6 महीने में क्या होना पड़ेगा उसको? 6 माह के अंदर होना होगा। यानी अभी भी नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर क्या होगा? सदन का सदन का एक हिस्सा बनना पड़ेगा। पीएम मस्ट बी ए मेंबर ऑफ पीएम। अब इस स्थिति पर विचार करें, जैसे हमने कहा कि बहुमत दल का नेता होगा, तो बहुमत दल का नेता होगा इस बात का क्या मतलब है? जैसे कि मान के चलो कल को चुनाव हो देश में, और चुनाव की स्थिति आई, जैसे 2029 के इलेक्शन पे विचार कर लेते हैं हम। 2029 2029 में चुनाव हुए और कांग्रेस की तरफ से कौन चेहरे हुए? एक मान के चलो राहुल गांधी, पीएम फेस। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, और बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी जी हैं और योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब इस बात को समझो। अब योगी आदित्यनाथ कहां पर हैं? ये तो मान के चलो आपका सदन में है, और अभी इस समय पर कहां पर है? ये विधानसभा में है। तो क्या ये अभी मुझे बताओ, लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक के मेंबर हैं क्या वर्तमान में? और जब चुनाव होंगे उस समय भी हम मान लेते हैं कि ये या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल या आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में है, लेकिन क्या ये आपका, मुझे बताइए, संसद में है? यानी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं? तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसी स्थिति। तो तब क्या होगा? तो क्या इनको हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं? आप कहोगे हाँ, प्रधानमंत्री अपॉइंट कर देंगे। और उसके बाद में क्या बोलेंगे, अगर अभी वर्तमान में भी नहीं है तो उनको क्या है, भविष्य में क्या कर लेंगे, 6 महीने के अंदर भाई राज्यसभा भेज सकते हैं। राज्यसभा भेजना तो आसान है ना। तो राज्यसभा में किसी एक, जब आप जानते ही हैं कि प्रत्येक आपका 2 वर्ष में वहाँ पर 1/3 सदस्य तो हटते ही रहते हैं राज्यसभा में। ये राज्यसभा में भी नहीं भेज रहे तो किसी एक को कहीं और पर, मान के चलो किसी को सीएम बना देंगे, पीएम बना देंगे उस व्यक्ति को, और उनसे कहेंगे कि तुम अपना लोकसभा की जो सदस्यता है उसको छोड़ दो, और उस एक सीट पर आपका री इलेक्शन कराए जा सकते हैं। भाई उनको कहीं पर और लालच दे करके भेज दिया जाए। कहने का मतलब है कि भाई जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाला है उसके लिए तो एडजस्टमेंट कर लेंगे सब लोग, या नहीं? उनके लिए तो बिल्कुल करेंगे, उनको पता है भविष्य में ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो इनके लिए तो एकदम से थोड़ा सा चीज़ों को न्यौछावर कर दें तो अच्छा ही रहेगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि आम आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? आप खुद को सोच के देखिए। आप पहले आम शब्द को हटाइए, आम के लिए तो बड़ी मुश्किल है ऐसे पद। मतलब कोई व्यक्ति जो है विशेष, जिसका राजनीति से संबंध नहीं है, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? तो आप कहेंगे बहुमत दल का नेता होना चाहिए। तो बहुमत दल के नेता में वो आप इतनी बात तो समझ गए कि जरूरी है कि वो जिस टाइम पे पीएम बनाया जा रहा है उस समय पे वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो ही। एक ऐसा व्यक्ति आ गया, एक ऐसा पर्सन आ गया जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। फिर से मैं आपसे कहूंगा, इसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अब इसने एक मंशा सोची, पॉलिटिकल बैकग्राउंड मान के चलो मैं हूं। अब मैं सोचूं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, या आप सोचें आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो इसके लिए क्या स्थिति होगी? तो फिर से वही बात आएगी, मैं आपसे बार बार दोहरा करके कहता हूं,
कि मैं बाद में बन जाऊंगा लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य, तो लेकिन अभी वर्तमान में क्या होगा कि बहुमत के लिए जो 272 लोग हैं वो मुझे अपने पक्ष में करने पड़ेंगे, और इनके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी फिर, किसकी जरूरत होगी? बहुत बढ़िया, इतना आप समझ पाते हो। ओके, अब आप पर भी ये चीज़ अप्लाई होती है, ये चीज़ आपके स्वयं के ऊपर, मतलब कि ये व्यवस्था है, लेकिन साधारणतः क्या किसी एक व्यक्ति के पास इतना धन हो सकता है? तो वो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उद्योगपति के पास हो सकता है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है। ओके, बात समझ में आई? तो जब मैंने बताई कि उसको क्या होना पड़ेगा, सदन का सदस्य होना पड़ेगा, और सदन का सदस्य होने का मतलब होता है लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक, लोकसभा, या तो लोकसभा में चुने जाएं या राज्यसभा में। अभी आप नहीं जानते हैं तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए हमारे देश का, अगर पीएम किसी को बनना है तो कितनी एज चाहिए? तो 25 ईयर, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बन सकता है, हाँ जी, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, हाँ जी, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स चाहिए मिनिमम, और आपका लोकसभा के लिए, तो जब दोनों की ही बात कर दी तो मिनिमम क्या हुआ, 30 की 25? आप कहेंगे 25, क्योंकि वो लोकसभा का जब सदस्य बन रहा है तब उसके लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। बात क्लियर? कोई इस बात में कोई ऐसी बात तो नहीं थी जो आपको ना समझ में आए? तो आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बहुमत दल का नेता बनेगा, और अगर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो जो लार्जेस्ट पार्टी है वो बनेगी। लार्जेस्ट पार्टी को 30 दिन में अपना क्या बहुमत सिद्ध करना होगा, अगर नहीं वो मेजोरिटी को प्रूव कर पाए तो सरकार क्या है, फिर अगले, मतलब कि राष्ट्र जो चुनाव आयोग है वो हमारा, वो अगले चुनाव की घोषणा कर देगा कि भाई अब चुनाव कराए जाए। अगर प्रधानमंत्री बन गए हैं तो शपथ कौन करा देंगे? राष्ट्रपति साहब करा देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी है कि वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक के सदस्य हों। लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक के सदस्य अगर नहीं है उस समय पर तो अगले 6 महीने के अंदर उनको होना होगा। ठीक है बॉस, आगे आएंगे। अगली बात आई, तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि ज़्यादातर लोग तो जो है वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं। क्या भारत में ऐसा भी हुआ है कि राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बने हों? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो रोज राज्यसभा से ही आए हैं, जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो इस बात को लिखना है यहाँ पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो जो राज्यसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा बोले तो अपर हाउस जिसको आप बोलते हैं, रहे थे। कौन कौन है? पीएम, हु वर मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को कभी मत भूलना, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और राज्यसभा आप इसको जैसे चाहें वैसे लिख लिया करो। कितने रहे हैं भैया? 4 लोग रहे हैं, 4। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले हैं, याद रख लेना, इंदिरा गांधी। इसमें इंदिरा गांधी, दरअसल में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी 1966, लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 में, नेहरू जी के बाद में, नेहरू जी को हार्ट अटैक आ गया था, कहते भारत चीन युद्ध का जो सदमा है वो उनको ले बैठा। तो उसके बाद में आपका लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत ताशकंद समझौते से हुई। आपको 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि मुझे कल का जो लंच है वो लाहौर में चाहिए, और भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के लाहौर को कब्जे में ले लिया था दोपहर तक। लेकिन फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में क्या हुआ, एक ताशकंद समझौता हुआ, जिसके चलते हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जान चली गई। बहुत जांच का विषय रहा, उनके जो आपका नज़दीकी व्यक्ति थे, जो उनके पीए थे, उनकी भी जान चली गई, और बहुत जगह ये सवाल उठे कि उनको जहर दिया गया। तो कहने का मतलब है वो जांच स्पष्ट ही नहीं हो पाई, और जो हमारे एक दबंग प्रधानमंत्री थे, बिना किसी दबाव वाले, उन्होंने इस देश को राह दी है। इसलिए हम उनको आज याद भी कर रहे हैं, और हमको याद करना चाहिए जिन लोगों ने इस देश को बनाया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी चीज़ें, हरित क्रांति या श्वेत क्रांति जो बाद में 1970 में शुरू हुई थी वर्गीज कुरियन के द्वारा, तो ये जो दो लोग हैं, एम एस स्वामीनाथन, ये बड़े करीबी व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी के। तो अमेरिका बड़ा इस बात पर जोर देता था कि हम लोगों को गेहूं की बड़ी ज़रूरत होती, तो अमेरिका नखरे करता था, कहने की बात है। तो शास्त्री जी को भी उस नखरे को झेलना पड़ा था, तो शास्त्री जी ने ये प्रण लिया था कि
हम अमेरिका से गेहूं नहीं मंगाएंगे, बल्कि 1 साल में हम अपने देश को इतना मजबूत करेंगे कि हम दुनिया को गेहूं देने के लायक हो जाए, हमें अनाज मांगने की आवश्यकता ना पड़े, वो अनाज हम दुनिया को दे पाए।